गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमको बेटा यूपी बोर्ड क्लास 12 के केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करना है। ये बेटा जो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। आज हम लोग पूरे का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। जो इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वायरल पेपर सेट नंबर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आपको कल पेपर मिलेगा बेटा तो इसी पैटर्न में आपको पेपर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना होगा। सेट नंबर दिया होगा 347 KB। सेट नंबर बदल के आएगा वहां पर। ठीक है, 15 पेज का ये आपका क्वेश्चन है। आपको 3 आवर्स एंड 15 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट 15 मिनट जो होंगे वो अलॉट किए जाएंगे आपको रीड द क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। और आपको 17 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पेपर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा आपके क्वेश्चनों की। सीधे ये सब चीजें आपको पता है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इनमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। 4 alternative are gives in each part of this question. Write the correct alternative in your answer book. अब आपको बोला गया है कि इन क्वेश्चनों में आपको 4 अल्टरनेटिव दिए जाएंगे, उनमें से राइट अल्टरनेटिव क्या होगा उसको आपको अपनी क्वेश्चन में लिखना है, आपको आंसर बुक में लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन 3.5 ppm। कितना बेटा, 3.5 ppm। 3.5 ppm, इसका मतलब हो गया बेटा आपके पास कि 3.5 ग्राम सोल्यूट है और किसमें है बेटा, 10 की पावर 6 ml सॉल्यूशन में। कि आपके पास 3.6 ग्राम सोल्यूट है जो कि प्रेजेंट है 10 की पावर 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चीजें हमको पता चल गई, ये मीनिंग हो गई 3.5 ppm की। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग में बी स्पेस, तो इसको कैसे स्पेस कर सकते हैं। देखिए आप पहले सभी ऑप्शनल को पढ़िए ध्यान से। 3.5 ग्राम पर लीटर, इसको बाद में चेक करते हैं। 3.5 मोल, देखिए मोल के लिए चाहिए हमको मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट तब निकल सकता है जब आपको सोल्यूट के नेम पता हो। यहाँ पे सोल्यूट का नेम तो दिया नहीं, तो आप मोल नहीं फाइंड कर सकते। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो पहले खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ मोल के टर्मिनोलॉजी में दिया गया और मोल हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मोल का फार्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट हमको पता नहीं है तो आप यहाँ से मोल नहीं निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ से कौन से आएंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है ग्राम पर लीटर में, तो अगर सोल्यूट को ग्राम में रखोगे तो 3.5 और सॉल्यूशन को जब लीटर में रखोगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 6 को जब लीटर में लोगे 10 की पावर 3, तो ये ऊपर जाके पहुंच के बनेगा बेटा 3.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, जबकि ग्राम पर लीटर में कितना 3.5 है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। अब बोला जो वेट है उसको मिलीग्राम में रखिए, तो 3.5 जो है ये मिलीग्राम में हो जाएगा। 3.5 इंटू 10 की पावर 3 मिलीग्राम डिवाइड बाई सोल्यूशन लीटर में चाहिए, तो लीटर में कितना हो जाएगा बेटा 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 10 की पावर 3 आपका कट जाएगा, बचे कितना 3.5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका मिलीग्राम पर लीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़िए। अब वो कह रहा है बेटा द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MnR। Mn की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 +4 +2 +5 +2 +6 +2 +7। तो याद रखना बेटा Mn की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 एंड +7। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है बेटा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन CuCN का होल 4 के ऊपर 3 आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है जो कि है बेटा CuCN का होल 4 के ऊपर -3 चार्ज है। अब बोल रहा है इसमें Cu का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो Cu का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लीगेंड्स इनटू नंबर ऑफ डोनर एटम पर लीगेंड्स। ठीक है, एवरी लीगेंड्स के पास कितने डोनर एटम है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ लीगेंड तो हो गए 4 बेटा, और CN के पास कितने डोनर 1 डोनर एटम होते हैं, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में। अगला कह रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय द वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इनमें से क्या
ऑब्टेन्ड होगा जब आप वुल्फ किर्चनर रिडक्शन कराते हैं। तो वुल्फ किर्चनर रिडक्शन किसकी है बेटा? ये रिएक्शन है कार्बोनिल की। किसकी बेटा? कार्बोनिल की। कार्बोनिल का मतलब या तो एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देगा या फिर इस रिएक्शन को कीटोन देगा। या तो एल्डिहाइड देगा या तो कौन देगा बेटा? कीटोन देगा। अब इसमें क्या होता है कि जब हम लेते हैं बेटा हाइड्रोजन को, किसको लेते हैं? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहां से हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये एल्केन ग्रुप में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बेटा? एल्केन में। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम होता है वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। तो यहाँ पर ये ग्रुप बदल जाएगा इसमें CH2 में। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना बेटा वुल्फ किर्चनर रिडक्शन में क्या होता है कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसको जब हम रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन एंड कास्टिक पोटास के मिक्सचर के साथ, तो वहां से आपको एल्केन ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है बेटा? एल्केन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स डज नॉट गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सी एमीन है जो कार्बिल एमीन रिएक्शन को नहीं देगा। तो देखिए कार्बिल एमीन रिएक्शन कौन देता है बेटा? ये देता है प्राइमरी एमीन। ये कार्बिल एमीन रिएक्शन सिर्फ कौन देते हैं बेटा? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन क्या होते हैं? जिनके पास NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। जिनके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा? NH2 ग्रुप। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में NH2 ग्रुप है, ये देगा कार्बिल एमीन। सेकंड देगा। थर्ड में देखिए NH2 नहीं है, कौन सा ग्रुप है? NH ग्रुप है, तो ये कार्बिल एमीन नहीं देगा। और आप डी में देखिए NH2 ग्रुप है यानी कि ये भी प्राइमरी है, तो ये देगा। तो पूछ रहा है डू नॉट डज नॉट गिव कार्बिल इनमें से कौन सा कार्बिल नहीं देगा? तो सी ऑप्शन आपका कार्बिल रिएक्शन नहीं देगा। और रीजन पूछा जाए तो ये बेटा सेकेंडरी एमीन है। कौन सी एमीन है बेटा? सेकेंडरी एमीन है। जबकि कार्बिल एमीन रिएक्शन कौन देते हैं बेटा? कार्बिल एमीन रिएक्शन ओनली एंड ओनली प्राइमरी एमीन्स देते हैं। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए। अब वो कह रहा है which of the following test is not give by एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। इनमें से जो ग्लूकोज होता है उसमें जो एल्डिहाइडिक समूह ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप जो प्रेजेंट हो, तो कौन सा टेस्ट नहीं देता? टॉलिन टेस्ट नहीं देता, सिप टेस्ट नहीं देता, फेलिंग टेस्ट नहीं देता, या नन ऑफ डी। याद रखना बेटा जो ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है वो आपका सिर्फ टेस्ट नहीं देता है। कौन सा टेस्ट नहीं देता है बेटा? सिर्फ टेस्ट नहीं देता है। सिर्फ टेस्ट नहीं देता है। कौन सा टेस्ट नहीं देता बेटा? सिर्फ टेस्ट को नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब आपके पास क्या होंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 4 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन मोलरिटी एंड मोलरिटी बाय एग्जांपल। अब आपसे कह रहा है कि आप मोलरिटी एंड मोलरिटी को एक्सप्लेन करिए बाय एग्जांपल। तो देखिए इस तरह से आपको कॉपी में अपना आंसर लिखना है, आंसर 2 का ए। तो अब मोलरिटी पहले हम देखते हैं। तो मोलरिटी क्या होती है बेटा? टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट, थोड़ा सा यहाँ रह गया बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे ऐड कर लेना बेटा मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ बस ऐड कर लेना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स present in 1 liter of solution are called molarity. It is represented by capital M। इसको किससे दिखाते हैं बेटा? कैपिटल M से। अगर हम बात करें फार्मूला ऑफ मोलरिटी, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मोलरिटी का फार्मूला क्या होगा या फार्मूला ऑफ मोलरिटी, तो मोलरिटी का फार्मूला होता है बेटा मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी का फार्मूला हो गया, ये शॉर्ट में हो गया। अगर हम बात करें मोलरिटी की यूनिट की बेटा, तो यूनिट होती है मोल पर लीटर। यूनिट क्या होती है बेटा? मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 2 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 लीटर, इट मीन्स मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 2 मोल पर लीटर। अगर हमारे यूरिया के 2 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, इसकी मीनिंग होती है कि इस सोल्यूशन की जो मोलरिटी है वो आपकी 2 मोल पर लीटर होगी। और हमको एक्सप्लेन क्या करना था? मोलरिटी को। तो देखिए मोलरिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये मोल्स मैंने दोनों जगह छोड़ दिए हैं, पता नहीं कैसे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसमें भी जोड़ लेना बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट आर कॉल्ड मोलरिटी। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट में जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसी को मोलरिटी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। फार्मूला ऑफ मोलरिटी क्या होता है बेटा? मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है मोल पर kg। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बेटा, टू 2 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, इट मीन्स
मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 मोल पर केजी, ये इसकी मीनिंग हो गई। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब आपको एक्सप्लेन करना है बेटा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। तो देखिए अगर हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, इन द लैंथेनाइड द इलेक्ट्रॉन आर फिलिंग द 4f सबसेल। जो लैंथेनाइड होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो किसमें होता है बेटा 4f सबसेल में। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम मूव करते हैं कहाँ बेटा लेफ्ट टू राइट, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। एंड दिस इंक्रीज इज एक्सपेक्टेड to be compensated by the increasing in the magnitude of the shielding effect by the 4f electron. However, the 4f electron have very poor shielding effect। जो 4f का इलेक्ट्रॉन होता है या जो f इलेक्ट्रॉन होता है या f सेल सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी शेल्डिंग इफेक्ट जो होता है वो वेरी पुअर होता है। कैसे होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। विथ एन इंक्रीज एटॉमिक नंबर in the lanthanide series there is the progressive decrease in the atomic as well as ionic radii in trivalent ion। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटॉमिक साइज एज वेल एज आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई उनकी डिक्रीज कर जाती है। और इसी डिक्रीज के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। from lanthanum +3 to lutetium +3 and this is known as the lanthanide contraction। और इसी इफेक्ट का नाम होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने का भी साइज जो है एटम्स का एंड आयंस का डिक्रीज कर जाता है। इसी कारण इस जो इफेक्ट है जिसके कारण ये काम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए इसी में बेटा अगला क्वेश्चन था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो लिखेंगे द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इज +3। जो लैंथेनाइड होते हैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। इन एडिशन टू दैट द सम ऑफ द लैंथेनाइड आल्सो शो either +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो लैंथेनाइड की होती है +3, लेकिन कुछ ऐसे भी लैंथेनाइड होते हैं जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 एंड +4 भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी ये एलिमेंट है एक्साइबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लुक्टेशियम शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो लुक्टेटियम होता है बेटा ये केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। इसी तरह अगर हम बात करें बेटा एक्टिनाइड्स की, तो एक्टिनाइड्स हैव द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम द +2 टू +7। तो जो आपके एक्टिनाइड्स होते हैं इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो वेरिएबल होती है। ये +2 से +7 के बिटवीन कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ 4f 6d एंड 7s ऑर्बिटल। क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होती है 4f को 5f के भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं ऑक्सीडेशन में, 6d के भी और 7s ऑर्बिटल के भी। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स एलिमेंट इज +3। तो एक्टिनाइड्स हो चाहे लैंथेनाइड हो दोनों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्मेड बाय द लॉस ऑफ टू 7s इलेक्ट्रॉन एंड 1 5d या 6d या 5f इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई एक्टिनाइड्स आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं 7s ऑर्बिटल से। किससे बेटा, 7s ऑर्बिटल से। और 1 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने लॉस किया है आइदर 4f आइदर 6d इलेक्ट्रॉन, यानी कि या तो 4f ऑर्बिटल से या तो 6d ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को उसने लॉस किया है। इन एक्टिनाइड्स इंक्रीज द एटॉमिक नंबर +3 ऑक्सीडेशन बिकम मोर एंड मोर स्टेबल। और जो आपके एक्टिनाइड्स होते हैं अगर उन्होंने 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो मोर एंड मोर स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा। अगला 2 नंबर में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आपसे कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। किसको एक्सप्लेन करना है बेटा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो देखिए आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। हेडिंग पड़ जाएगी बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो लिखेंगे द सेंट्रल मेटल एटम एंड आयन यूजेस इट्स n-1d and ns and np nd ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है वो यूज करता है बॉन्डिंग के लिए n-1d ऑर्बिटल को, ns ऑर्बिटल को, np ऑर्बिटल को, nd ऑर्बिटल्स को। These d orbitals undergo hybridization and yield to set of equivalent orbitals of defined geometry. Now these equivalent hybrid orbitals overlap with ligand orbitals।
अब उन्होंने क्या कहा कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं अंदर को करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के पास, कहाँ जाते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, और जब हाइब्रिडाइजेशन जाते हैं तो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाते हैं, और ये इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ही डिफाइन करते हैं ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड्स को, और इन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स के साथ ही लिगेंड अपने ऑर्बिटल को ओवरलैप कराता है, क्या कराता है बेटा, ओवरलैप कराता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ligand will donate lone pair of electron to vacant hybrid orbitals of central metal atom। जो ligand होता है ये अपने लोन पेयर को डोनेट करता है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, किसको करता है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ligand अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है लोन पेयर को, ठीक। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग ligand लाइक अमोनिया, कार्बोनिल, साइनो आर प्रेजेंट। जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो हमारी स्ट्रांग होती है अगर हमारे पास लिगेंड कैसे प्रेजेंट है, कोई स्ट्रांग लिगेंड प्रेजेंट है तो। इफ मेटल यूजेस इनर n-1d orbital for complex formation, the complex formed will be the inner orbital complex या low spin complex। अगर सेंट्रल मेटल एटम अपना इनर d ऑर्बिटल को यूज कर रही है, यानी कि n-1d ऑर्बिटल को यूज कर रही है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है, इफ मेटल यूजेस आउटर एनडी ऑर्बिटल्स, और अगर आपके मेटल जो है यूज कर रही है आउटर एनडी ऑर्बिटल्स को फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, किसमें बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, तो द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेड विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम अपने आउटर डी ऑर्बिटल को यूज कर रही है किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, किसमें बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं, ये हो गया 2 का सी। अब देखिए 2 का डी क्या कह रहा है, एक्सप्लेन बुर्ज एंड फिटिंग रिएक्शन बाय एग्जांपल। अब आपसे वो कह रहा है बुर्ज रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन को एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बुर्ज रिएक्शन की बात करते हैं। तो बुर्ज रिएक्शन क्या कहती है बेटा, कि 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्मेड एल्केन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द बुर्ज रिएक्शन। तो बुर्ज रिएक्शन क्या होती है बेटा, 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के कितने मोल बेटा, 2 मोल, 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल, और जब वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ बेटा, सोडियम मेटल के साथ, तो वहां से और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बेटा, ड्राई ईथर की, तो फार्म आउट क्या होता है बेटा, एल्केन, और इसी रिएक्शन का नाम होता है बुर्ज रिएक्शन। ये हमारा एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम मेटल ड्राई ईथर जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये 2 X दोनों Na के साथ निकल जाते हैं, और R को 2 बार लिख करके सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना, तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम से कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वहां से एथेन मिल जाएगा और सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग बेटा फिटिंग रिएक्शन। देखिए फिटिंग रिएक्शन क्या कहती है, 2 मोल एरिल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्मेड डाइफेनिल एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द फिटिंग रिएक्शन। अब फिटिंग रिएक्शन क्या कहती है, 2 मोल ऑफ एरिल हैलाइड, जब आप लोग 2 मोल ऑफ एरिल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इस रिएक्शन में जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको डाइफेनिल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा, डाइफेनिल, और रिएक्शन का नाम होता है फिटिंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या नाम होता है बेटा, फिटिंग रिएक्शन। जैसे कि ये आपका एरिल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम के साथ करा दी बेटा, तो यहां से बन गया बेटा डाइफेनिल और साथ में बन गया सोडियम हाइलाइड। तो इस रिएक्शन को लग रखा बहुत ज्यादा पूछी थी। एग्जांपल के लिए क्लोरोबेंजीन को लिया, अब हमने दोनों Cl हटा दिए Na के साथ और 2 बार बेंजीन रिंग को सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पर भी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में भी बेटा 2 मार्क्स के आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 28 ग्राम कास्टिक पोटास मोलर मास 56 इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपसे कह रहा है कि इस सॉल्यूशन की आपको मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए गिवन क्या है बेटा, गिवन हमको वेट ऑफ कास्टिक पोटास जो कि आपका सोल्यूट होगा तो WB 28 ग्राम, मोलिकुलर वेट ऑफ कास्टिक पोटास 56 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। अब हमको फाइंड क्या करना है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन को बेटा M से दिखाते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ मोलरिटी। तो मोलरिटी फार्मूला अप्लाई कर दिया, फार्मूला क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पर मोल हमको नहीं दिया तो मोल का फार्मूला खोला, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट हमको दिया 28, मोलिकुलर वेट है बेटा 58, ठीक है, वो 56, और वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर, तो हमको ml में तो 500 को 1000 से डिवाइड करके लीटर में बदल लिया। तो यहाँ से आ गया आपके पास 1/2 डिवाइड बाई 1/2, और 1/2 से 1/2 अगर आपका कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा
1, कितना आ जाएगा बेटा 1। हेंस मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल पर लीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट केमिकल इक्वेशन एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम मोलेसेस। अब आपसे कह रहा है मोलेसेस का यूज करके आपको एथेनॉल को कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके मेथड को लिखना है और उसकी केमिकल रिएक्शन को लिखना है। तो इसको आपको इटसेल्फ कर लेना है बेटा, इन क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हैं आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि आपको नेचर एक्सप्लेन करना है कार्बोनिल ग्रुप का और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। इनको भी आप स्वयं से कर लीजिएगा बेटा। अगर इनके आपको आंसर नहीं मिलते तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960882 इसमें व्हाट्सएप में मैसेज करना है। यहाँ से मैं आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से जाकर के आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हैं, ठीक बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ 2 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। अब आपसे कह रहा है ग्लूकोज की 2 केमिकल प्रॉपर्टीज के आपको केमिकल इक्वेशन लिख देना है। तो ग्लूकोज की मैंने बहुत सारी रिएक्शन कराई थी, हाइड्रोजीन के साथ, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ, 2,4 डीएनपी के साथ, टॉलेंस के साथ, फेलिंग के साथ। आप किन्हीं भी 2 रिएक्शनों को आपको लिख देना है, ठीक है। इनको आप स्वयं से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट एनी टेम्परेचर इज 0.850 बार। जो आपका बेंजीन है प्योर बेंजीन, उसका वेपर प्रेशर दिया गया है आपको कितना बेटा 0.850 बार। तो ये हो गया आपके पास प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग P0A कहेंगे। 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, यानी कि ये सोल्यूट है तो WB हो जाएगा, इज डिजॉल्व इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन क्या है, बेंजीन तो हमारा बेटा सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट है तो WB दिया गया है, वो WA दिया गया है। मोलर मास दिया गया है 78 ग्राम पर मोल है, तो ये आपके पास हो गया मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि यमे। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया गया है, कितना दिया गया है 0.845 बार, यानी कि आपको ये दिया गया है PS। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉलिड, तो ये आपके बेटा RLBP का सवाल है, तो इसको आप कर लीजिएगा। इस तरह के सवाल मैंने आपको बहुत सारे ग्रुप में करा रखे हैं, यूट्यूब में आप जाएंगे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाला जब आप प्ले लिस्ट खोलेंगे तो वहां पर सारी मैंने ये क्वेश्चन करा दिए, तो वहां से इसको आपको कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिफाइंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपसे कह रहा है कि आप डिफाइन कर दीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। किसको डिफाइन करिए बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपको डिफिनीशन लिख देना है। फिर क्या कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाई फॉलोइंग सेल। ये एक आपको सेल दिया गया है, ठीक है। इस सेल का यूज करके आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, यानी कि आपको बताना है E0 सेल। क्या बताना बेटा E0 सेल। अब E0 सेल का फार्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये सही यहां तक। अब देखिए जो आपका सेल होता है, सेल में जो आपकी डबल लाइनिंग होती है, इसके पहले जो लिखा होता है बेटा इसको एनोड कहते हैं और बाद में जो लिखा होता है इसको कैथोड कहते हैं। तो कैथोड तो हमारा कॉपर का बनेगा, तो हमारा कैथोड हो जाएगा E0 Cu+2 से Cu, और एनोड बनेगा जिंक का, तो E0 जिंक+2 से जिंक। यहां तक आप कोई डाउट नहीं था। अब देखिए Cu+2 की वैल्यू कितनी दी गई, वो दी गई 0.34 माइनस जिंक+2 की दिया माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.1 वोल्ट। तो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि E0 सेल कितना निकल के आ गया, वो आ गया 1.1 वोल्ट निकल के आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। अब देखिए सी नंबर क्या कह रहा है आपसे डिफाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब वो आपसे कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करिए कि ऑर्डर क्या होता है। हाउ विल यू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन Na+Mb गिव्स Xc+YD। तो अब आपको इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर कैसे आप इसका फाइंड करेंगे उसको भी बताना है। हाउ टू फाइंड, आप इसको किस तरह से फाइंड करेंगे उसके विषय में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन में पहला है क्रोमाइट और रिएक्ट विद पोटेशियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जब हम लोग क्रोमाइट और को रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तब क्या होता है आपको वो रिएक्शन लिख देनी है। नेक्स्ट है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद फेरस सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगली रिएक्शन लिखना है बेटा कि जब हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करता है फेरस सल्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो उस रिएक्शन को आपको लिख देना है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके सामने बेटा पोटेशियम पर मैग्नेट इन हीटेड अप टू 513 केल्विन। तो अगर हमने पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट किया 513 केल्विन पे, तब कौन सी रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को लिखें। तो ये तीनों रिएक्शन आपको लिख देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको पढ़िए।
ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे 4 मार्क्स के। कितने कितने मार्क्स बेटा? 4 मार्क्स के। और इनमें फिर भी आपको एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इनमें से एक एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले तो आपको मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला अप्लाई करना है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उसके फार्मूले को लिख देना। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ सेल फिल्ड विथ 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन। देखिए मोल पर लीटर का मतलब हो गया, हमको दी गई है मोलरिटी। हमको क्या दी गई बेटा? मोलरिटी। एंड केसीएल सॉल्यूशन इज, तो रेजिस्टेंस दिया है 480 ओम्स। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, और आपको सेल कांस्टेंट दिया गया है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है बेटा लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। ठीक है, अब देखिए कप्पा को बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो दी नहीं गई, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है बेटा सेल कांस्टेंट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ये होता है बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000। और अगर हम मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी हमको दी गई बेटा 0.02, वैल्यू रख दीजिए। सेल कांस्टेंट है बेटा 1.29 इंटू 1000। और आपके पास जो रेजिस्टेंस वो है 480 इंटू 0.02। अब देखिए ऊपर 2 डिजिट बाय डेसिमल है, नीचे 2 डिजिट बाय डेसिमल। तो डेसिमल से डेसिमल हटा देंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा 129 इंटू एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए तो ऊपर बच जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा बेटा 48 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दो भी आएगा उसको लिख देना आंसर में बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, राइट यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट लिखना है। तो यूनिट देखिए रेट की अगर यूनिट पूछ रहा है, यहाँ पे उसने ये नहीं बोला किसकी यूनिट लिखना है, रेट की लिखना है या रेट कांस्टेंट की लिखना है। तो हमको दोनों यूनिट लिखना होगा बेटा। राइट यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो रेट की यूनिट होती है बेटा मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, टाइम यहाँ पर हमको फिक्स नहीं होता तो पर टाइम कर दीजिए। और अगर रेट कांस्टेंट की पूछ रहा होता तो हो जाता बेटा टाइम इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गई। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एट 318 केल्विन वाज 0.60 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि ए नॉट की वैल्यू दी गई, ये तो हो गया ए नॉट। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक आपको रिएक्शन दी गई है विच बिकम्स 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। अब आपको फाइनल कंसंट्रेशन दी गई है 80 और आपको टाइम बताया गया है 60 मिनट, यानी कि टी दिया गया है 60 मिनट। कैलकुलेट द वेलोसिटी कांस्टेंट एट 318 केल्विन, log 3 की वैल्यू दी गई है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है? के की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको फार्मूला मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट का फार्मूला होता है के इक्वल टू 2.303 बाई टी log 10 बेस ए नॉट बाई 80। मैंने सारी वैल्यू आपको बता दी, बस इसमें आपको पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है बेटा राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आपको फार्मूला राइट डाउन करना। देखिए इनका फार्मूला आप लोग कैसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो देखिए हेक्सा मतलब 6, एक्वा मतलब वाटर। तो वाटर के तो 6 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, क्रोमियम मेटल है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट की शुरुआत में रखेंगे, ब्रैकेट बंद। जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर आपका लिख दे उसके बाद अगर कुछ लिखा तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ही रखना है आपको। अब क्लोराइड मतलब होता है Cl। अब जो भी चीज बाहर लिखोगे बेटा उनकी आपको नंबर्स नहीं पता होगा तो उनको मान लेना कि यक्स क्लोराइड है। अब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर का रूल लगाइए। क्रोमियम कितने बेटा 1 है, एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 3 दी गई है, प्लस वाटर कितने हैं 6 हैं, वाटर की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, प्लस Cl कितने हैं यक्स हैं, एक Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 बराबर 0, बराबर आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इसके बराबर में कुछ नहीं। अब ये अगर 0 है तो आपका यक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए जब 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 3 प्लस 0 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपके पास आ गया 3। यक्स की वैल्यू निकल के कितनी आ गई बेटा 3। और अगर यक्स की वैल्यू निकल के 3 आ गई तो यहाँ x की जगह 3 रख देंगे, हमारा कंपाउंड फार्म हो जाएगा। तो कंपाउंड का फार्मूला होगा CrH2O का होल 6
Cl3। ये होगा एक्चुअल पहले वाले का फार्मूला। ठीक है, नोट करिए। अब हम बात करते हैं सेकंड की बेटा यहां से। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, डाई क्लोराइडो डाई एमीन प्लेटिनम सेकंड। तो देखिए फिर हमने लगा दिया प्लेटिनम का मतलब मेटल, शुरू में मेटल ही लिखना है। प्लेटिनम हो गया, फिर उसने बोला डाई क्लोरो, डाई क्लोरो का मतलब 2 Cl हो गए। ठीक है, फिर उसने बोला है बेटा डाई एमीन, डाई एमीन का मतलब हो गया, एमीन का मतलब NH3 और डाई का मतलब 2। ये हो गया। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर को चेक कर लेते हैं। प्लेटिनम 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, प्लस क्लोरीन 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, प्लस एमीन आपके पास 2 है और एक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ से 2 - 2 इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरे का फार्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा तीसरे की। तीसरा कह रहा है हेक्सा एमीन। ध्यान से देखिए, एमीन का मतलब होता है NH3, हेक्सा मतलब 6 हो गया हेक्सा एमीन। प्लेटिनम मेटल है तो शुरू में रखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, क्लोराइड को बाहर रख देंगे और कितने मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। प्लेटिनम की नंबर है 1, ऑक्सीडेशन नंबर है 4, प्लस एमीन है 6, ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्लस Cl है यक्स, ऑक्सीडेशन नंबर -1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या ये बेटा हो जाएगा 4 + 0 - x इक्वल टू 0। x इक्वल टू आपके पास आ गया 4, x इक्वल टू कितना आ गया 4। तो आपका फार्मूला बनेगा बेटा Pt NH3 का होल 6 Cl4। ये आपका फार्मूला हो गया थर्ड का। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही यहाँ तक? ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सोडियम पेंटासाइनोनाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड। तो देखिए सोडियम, अगर आपके डाई ट्राई टेट्रा पेंटा के पहले कोई वर्ड लिखा है बेटा, तो उस एलिमेंट को आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। तो सोडियम, और बाहर वालों की संख्या हमको यक्स मानना है। पेंटा मतलब हो गया 5, साइनो मतलब Cn, तो Cn हो गया हमारे पास 5। नाइट्रोसिल होता है बेटा NO, फेरेट बोलते हैं बेटा Fe को। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं। सोडियम है यक्स, ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1, प्लस Fe है 1, ऑक्सीडेशन नंबर दी गई है 2, प्लस साइनो है आपके 5, ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, प्लस नाइट्रोसिल है 1, ऑक्सीडेशन नंबर होती है बेटा प्लस का 1, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x + 2 - 5 + 1 इक्वल टू 0। सही यहाँ से। अब जब आप यहाँ से बेटा 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो 3 में -5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2। तो अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो फार्मूला बन गया Na2Fe Cn का होल 5 NO। ये आपके पास बेटा फार्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नोट करिए। अब हम चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, डी नंबर, वो कह रहा है एक्सप्लेन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन डिटेल्स। अब आपसे कह रहा है कि जो प्रोटीन है उसके प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है। वो भी कैसे बेटा, डिटेल से आपको बताना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या होता है और क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बेटा 5 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 में आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे बेटा, एक ए होगा और एक बी क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें दोनों में और जरूर होंगे, मतलब पहले ए में 2 होंगे, 2 में से कोई एक करना है, बी में 2 होंगे, 2 में से कोई एक करना है। दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स, मतलब टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए उसको। कह रहा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स। अब आपसे कह रहा है कि जो हैलोएल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो फिर वो कह रहा है एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपको एक्सप्लेन करना है ऑप्टिकल एक्टिविटी को, कायरलिटी को एंड रिटेंशन इन्वर्जन को एंड रेशमाइजेशन को। रेशमाइजेशन क्या होता है, इन सबको एक्सप्लेन कर देना है इन हैलोएल्केन्स। ठीक है, ये तो हो गया ए। अब बी में देखिए 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल एंड आल्सो राइट द मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल। तो कह रहा है पहले आप लिखिए केमिकल इक्वेशन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल की डिहाइड्रेशन की, और साथ ही साथ आप मैकेनिज्म भी लिखिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल के डिहाइड्रेशन की रिएक्शन की मैकेनिज्म भी लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अगर हमको बात करना है बेटा
केमिकल इक्वेशन ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की बात करें तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से बेटा H निकलेगा, ये H और ये OH मिलकर के वाटर बना लेंगे और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा तो बनेगा इथीन। इसी तरह से अगर हमको लिखना है बेटा केमिकल इक्वेशन ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल, अगर आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिखना है लेकिन किसकी लिखना है बेटा सेकेंडरी अल्कोहल की, तो ये हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया तो यहां से हमको प्रोपीन और वाटर मिलेगा। अब इसी तरह से अगर हमको केमिकल इक्वेशन लिखनी हो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए किसकी, टर्सरी अल्कोहल की, तो हम ले लेंगे बेटा टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसको हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में तो वहां से 2 मोथिल प्रोपेन एंड वाटर आपका बन जाएगा। अब हमसे इसी क्वेश्चन में साथ में पूछा गया था कि आपको मैकेनिज्म भी लिखनी है किसकी बेटा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल। तो देखिए ये मैंने लिखा है कि जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है प्राइमरी अल्कोहल का ये कंप्लीट होता है इन 3 स्टेप। ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है बेटा, 3 स्टेप में। स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बेटा ये प्रोटॉन को रिमूव करता है और वो प्रोटॉन इस एथिल अल्कोहल पे क्या करता है बेटा, अटैक करता है और अटैक करके प्रोटॉन एथिल अल्कोहल से ऐड हो करके बना देता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल को। किसको बना देता है बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल को। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये फॉर्मेशन करता है कार्ब कैटायन का। किसका बेटा, कार्ब कैटायन का। कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल अपने वाटर को रिमूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करता है और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है तो वहां से आपको कार्ब कैटायन मिल जाता है और साथ में वाटर मिल जाता है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है कि यही आपका जो कार्ब कैटायन है ये आपका फॉर्मेशन करता है एल्कीन का। कैसे फॉर्मेशन करता है एल्कीन का उसकी भी मैं बात आपको कर लेता हूँ। ये क्या करता है बेटा, यहाँ पर कार्ब कैटायन बना उसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन प्लस में निकल जाता है तो ये H इस H बाई सल्फेट से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। अब जब यहाँ से H प्लस निकला तो यहाँ पे बचा CH2 माइनस और यहाँ पर है CH2 प्लस। तो ये प्लस माइनस आपस में रिएक्शन करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं और बन जाती है इथीन। ठीक, अब देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना तो और मैं उसमें और एक क्वेश्चन दिया था। अब वो कह रहा है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग द फॉलोइंग। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग द फॉलोइंग फ्रॉम फिनॉल। कि फिनॉल से 4 नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड, 4 ब्रोमोफिनॉल, सैल्सल्डिहाइड एंड बेंजोक्विनोन को प्रिपेयर करने की जो केमिकल इक्वेशन उसको आपको राइट करना है। तो देखिए फर्स्ट पहला हम लिखेंगे बेटा केमिकल इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग 4 नाइट्रोफिनॉल फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से हम लोग बनाने चल रहे हैं बेटा 4 नाइट्रोफिनॉल को। तो अगर आपको फिनॉल से 4 नाइट्रोफिनॉल बनाना है तो फिनॉल की रिएक्शन आप करा देंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। और आपको मैंने बताया है कि आपका ये मिक्सचर है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इस मिक्सचर का मतलब होता है NO2 को ऐड करना है। तो हमने 4 पोजीशन पे ऐड कर दिया तो बन गया 4 नाइट्रोफिनॉल एंड वाटर। और हमसे क्या बनवा रहा था बेटा, पिक्रिक एसिड। तो देखिए पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा, केमिकल इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे ऑब्टेन होगा, देखिए तो हम फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे बेटा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहां से हमको मिलता है बेटा पिक्रिक एसिड एंड वाटर। अब अगर आपको बनाना है बेटा केमिकल इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग 4 ब्रोमोफिनॉल से फिनॉल, 4 ब्रोमोफिनॉल फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से बनाना है आपको 4 ब्रोमोफिनॉल। तो आप क्या करेंगे बेटा फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 ब्रोमोफिनॉल और HBr। क्या होता है कि फिनॉल अपने पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करता है, वो हाइड्रोजन यहाँ से एक ब्रोमीन को लेकर के बना लेता है बेटा HBr और यहाँ पर जो एक Br बचा वो आपकी पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आपसे कह रहा है केमिकल इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग सैल्सल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल। कि फिनॉल से सैल्सल्डिहाइड आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आपको फिनॉल से सैल्सल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करा देंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करा देंगे किसके साथ बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो याद रखना क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर से आता है बेटा एल्डिहाइडिक ग्रुप। कौन आता है बेटा, एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो एक बार एल्डिहाइड को फिनॉल की आर्थो पर और एक बार पैरा पोजीशन पे जोड़ देते हैं। तो आर्थो पे जोड़ेंगे तो बनेगा आर्थो सैल्सल्डिहाइड और पैरा पे जोड़ोगे तो बनेगा पैरा सैल्सल्डिहाइड, साथ में NaCl और फॉर्मूला ऑफ वाटर बन जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में क्या होगा, अगला कह रहा है केमिकल इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग बेंजोक्विनोन फ्रॉम फिनॉल। कि फिनॉल से बेंजोक्विनोन आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आपको फिनॉल से बेंजोक्विनोन प्रिपेयर करना है तो आपको फिनॉल की रिएक्शन करानी होगी सोडियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर की प्रेजेंस में। जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो फिनॉल है वो बदल जाता है बेटा किसमें, बेंजोक्विनोन में। ठीक है, ये हो गई।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको बेटा 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 5 मार्क्स में और दोनों में एक एक ऑप्शन एक्स्ट्रा होंगे, तो 2 में से कोई एक करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो वो कह रहा है कीटोन के प्रिपरेशन के 5 मेथड लिखने हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिससे आप कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए हेडिंग पड़ेगी केमिकल इक्वेशन फॉर 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, कीटोन के प्रिपेयर करने के 5 मेथड। तो पहला मेथड होता है बेटा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, की अगर आपने सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिया तो वहां से आपको सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया पोटेशियम परमैंगनेट के एल्काली सोल्यूशन की प्रेजेंस में, तो एक कीटोन बन गया, वाटर बन गया। सेकेंड तरीका होता है आपके पास बेटा बाय द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, कि आप डिहाइड्रोजिनेशन करा दे सेकेंडरी एल्कोहल का, किसका करा दे बेटा सेकेंडरी एल्कोहल का। तो सेकेंडरी एल्कोहल का जब डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा कॉपर की प्रेजेंस में एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग एल्कोहल की वेपर को पास कराते हैं, तो वहां से कीटोन और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेंड हो जाती है। थर्ड मेथड है हमारे पास कीटोन बनाने का बेटा, वो है बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का आप डिस्टिलेशन करा दीजिए। तो जब आप कैल्शियम कार्बोक्सिलेट को लेते हैं और इसका डिस्टिलेशन कराते हैं तो वहां से आपको कीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेंड होता है। नेक्स्ट है आपके पास बेटा बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाई मैग्नस ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए डिहाइड्रेशन करा दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो भी वहां से आप कीटोन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, इसकी वेपर को पास करा दीजिए मैग्नस ऑक्साइड पर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां से आपको कीटोन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑब्टेन हो जाता है। और आपके पास फिफ्थ मेथड है कीटोन बनाने का, कि आप वहां से रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करा दीजिए एल्कीन का। एल्कीन का क्या करा दीजिए बेटा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करा दीजिए। तो जब आप एल्कीन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराते हैं जिंक की प्रेजेंस में और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो वहां से आपको कीटोन और जिंक ऑक्साइड ऑब्टेंड हो जाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि यहाँ से आपके बॉन्ड टूट जाते हैं, तो एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, डायरेक्ट आप इस तरह कर सकते हैं। अब देखिए इसी में अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं करना पहला, तो इसी में एक ऑप्शन भी दिया है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड 3 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वो कह रहा है कि आपको लिखना है 2 मेथड लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपेयर करने के और 3 उसकी केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए। तो देखिए केमिकल इक्वेशन फॉर 2 मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के 2 मेथड। तो पहला मेथड है बेटा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, की एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करा दिए। तो अगर आपने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया तो वहां से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेंड होगा। दूसरा मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का, कि आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट को ले लीजिए। किसको ले लीजिए बेटा ग्रिग्नार्ड रीजेंट को। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन करा दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ करा दी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करके बनाता है कार्बोक्सिलेट मैग्नीशियम हाइलाइड को। किसको बनाता है बेटा कार्बोक्सिलेट मैग्नीशियम हाइलाइड को, जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। तो ये 2 मेथड हो गए। अब हमसे 3 केमिकल प्रॉपर्टी पूछी। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा रिएक्शन विद सोडियम। तो हमको पता है कि जब किसी एसिड की रिएक्शन हम लोग मेटल से कराते हैं तो वहां से सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो ये हो गया। दूसरा हमको लिखना है बेटा कि एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से करा दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराइए एल्कोहल से। किसकी प्रेजेंस में बेटा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस, तो वहां से आपको मिल जाएगा एस्टर और साथ में मिल जाएगा वाटर। एस्टर मिल जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगा बेटा वाटर मिल जाएगा। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाई Mn मैग्नस ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका डिहाइड्रेशन करा दी। तो जब आप डिहाइड्रेशन कराते हैं तो वहां से आपको कीटोन मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ये 3 मेथड हो गए। अब देखिए ये हो गए। अब इसके बाद बी नंबर में भी देखिए 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक करना है। वो कह रहा है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ 5 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स, एमीन्स की 5 केमिकल प्रॉपर्टी की इक्वेशनें लिखनी है। तो देखिए कौन कौन सी इक्वेशन है। तो देखिए पहला तो है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो अगर आपने प्राइमरी एल को एमीन की रिएक्शन करा दी नाइट्रस एसिड के साथ बेटा, किसके साथ नाइट्रस एसिड का, तो जो एमीन ग्रुप होता है ये बदल जाता है बेटा एल्कोहल में। तो यहाँ से आपको एल्कोहल ऑब्टेंड होता है, नाइट्रोजन एंड वाटर ऑब्टेंड हो जाता है। सेकेंड केमिकल एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कार्बोनिल एमीन के साथ रिएक्शन। किसके बाद बेटा कार्बिल एमीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो अगर आपने प्राइमरी एमीन को लिया और इसकी रिएक्शन करा दी क्लोरोफार्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर के साथ, क्लोरोफार्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर के साथ, तो यहाँ से क्या होता है बेटा जो आपका एमीन समूह होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आइसो
साइनाइड में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, आइसोसाइनाइड में, और साथ में सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बन जाएगा। तो ये हो गई कार्बिलेमीन रिएक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी होती है बेटा बेंजोइलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, बेंजोइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी एमीन को लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो बेंजोइल क्लोराइड क्या करता है, यहाँ से बेटा Cl को रिमूव कराता है। किसको रिमूव कराता है बेटा, Cl को। ये Cl क्या करता है, यहाँ से एक H को रिमूव कर लेता है तो बना लेता है HCl। तो जब यहाँ से H निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा बेटा फेनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ से NH बचेगा तो NH जुड़ जाएगा, NH से R जुड़ा, तो यहाँ से आपको ऑब्टेंड हो जाता है N एल्किल बेंजामाइड। क्या ऑब्टेंड होता है बेटा, N एल्किल बेंजामाइड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होता है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो अगर आपने प्राइमरी एमीन को लिया और इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम मेटल के साथ, किसके साथ करा दी बेटा, सोडियम मेटल के साथ, तो वहां से आपको ऑब्टेंड होता है एन एल्किल सोलामाइड। वहां से क्या ऑब्टेंड होता है बेटा, एन एल्किल सोलामाइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस ऑब्टेंड हो जाती है। और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा आपके 5 भी पूछी थी, तो लास्ट हम लोग लिख देंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो अगर आपने प्राइमरी एमीन को लिया और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा दी तो वहां से आपको मिलेगा एन ब्रोमो एल्किल एमीन और साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा हाइलोजिनेशन। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना तो आप वहां पे अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन एंड आल्सो राइट द मैकेनिज्म ऑफ अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो कह रहा है आपको 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन के केमिकल इक्वेशन लिखनी है कि एमीन को बनाने के 3 मेथड्स कौन कौन से हैं, और आपको अमोनोलाइसिस रिएक्शन की मैकेनिज्म को लिखना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन फॉर 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। एमीन्स को प्रिपेयर करने के 3 मेथड्स। तो पहला मेथड तो है बेटा फ्रॉम एल्किल आइसोसाइनाइड। किसके द्वारा बेटा, फ्रॉम एल्किल आइसोसाइनाइड। तो अगर आपने एल्किल आइसोसाइनाइड को लिया और उसकी रिएक्शन वाटर से करा दी तो वहां से आपको प्राइमरी एमीन और फार्मिक एसिड ऑब्टेंड हो जाएगा। सेकंड मेथड बेटा फ्रॉम एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड को लीजिए और इसका रिडक्शन करा दीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। इसका क्या करा दीजिए बेटा, रिडक्शन करा दीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो वहां से आपको प्राइमरी एमीन ऑब्टेंड हो जाएगा। इसके बाद थर्ड मेथड है आपके पास बेटा फ्रॉम नाइट्रो एल्केन। अब अगर नाइट्रो एल्केन से एमीन बनाना है तो आप नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन करा दीजिए। किसके द्वारा बेटा, टिन एंड HCl के मिक्सचर के द्वारा। तो जब आप रिडक्शन कराते हैं तो वहां से आपको एमीन मिल जाती है और साथ में वाटर मिल जाता है। ये तो हो गए 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, और साथ में हमको लिखना मैकेनिज्म ऑफ अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो देखिए उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, व्हेन एन एल्किल हैलाइड इज हीटेड। जब आप किसी एल्किल हैलाइड को हीट करते हैं विथ एल्कोहलिक अमोनिया इन द स्लेटेड ट्यूब अंडर प्रेशर एट 373 केल्विन। तो जब आप किसी एल्किल हाइलाइड को हीट करते हैं एल्कोहली अमोनिया के साथ, किसके अंदर बेटा, स्लेटेड ट्यूब के अंदर एट द प्रेशर 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट इज ऑब्टेंड। तो वहां से ये मिक्सचर जो है ऑब्टेंड करता है एक मिक्सचर को, जिस मिक्सचर में प्राइमरी एमीन भी होती है, सेकेंडरी एमीन भी होती है, टर्सरी एमीन भी होती है एंड क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट भी होता है। ठीक है, दिस रिएक्शन ब्रेकिंग द एल्किल हाइलाइड CX बॉन्ड। किस बॉन्ड को इस रिएक्शन में ब्रेक किया जाता है, CX बॉन्ड को, बाय द अमोनिया। किसके द्वारा बेटा, अमोनिया के द्वारा एल्किल हाइलाइड का जो CX बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करते हैं, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हाइलाइड। क्या नाम होता है बेटा, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हाइलाइड। द रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द एल्काइलेशन। इसी रिएक्शन का ही नाम होता है बेटा एल्काइलेशन। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए एल्किल हैलाइड को लिया, उसकी रिएक्शन अमोनियस कराई तो एक सॉल्ट बना, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब हीट किया तो सोडियम ने यक्स को ले लिया, NH3 से एक H रिमूव हुआ तो OH में चला गया, तो प्राइमरी एमीन बना, वाटर बना, सोडियम हाइलाइड बना। अब प्राइमरी एमीन रिएक्शन करता है फिर से एल्किल हैलाइड से, तो फिर एक सॉल्ट बनता है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हीट करने पर सेकेंडरी एमीन, वाटर एंड सोडियम हाइलाइड मिलता है। इसी तरह से अब जो सेकेंडरी एमीन बना है उसको फिर से एल्किल हैलाइड के साथ हीट करेंगे तो एक आपको बेटा सॉल्ट मिलेगा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करने पर टर्सरी एमीन, वाटर एंड सोडियम हाइलाइड मिल जाएगा। अब जो हमारी टर्सरी एमीन है इसको फिर से रिएक्शन कराएंगे एल्किल हैलाइड के साथ, तो वहां से आपको क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से बेटा आज मैंने आपको पूरे के पूरे पेपर का सोल्यूशन दे दिया है। इस पेपर के सोल्यूशन को अच्छी तरह से देख के जाना। कहीं पर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको दोबारा उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।